हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआरके जीके जीएस से संबंधित जो है क्लास करने वाले। ध्यान दीजिएगा, अगर क्लास की बात करें तो यह 54 क्लास है। ओके, और भी जो मैंने जीके जीएस किया तो मैथ के क्लासेस करवा रखे हैं, वह सब आपको ऊपर जो है आई बटन पे मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इसलिए काम करना, जाके जरूर देखना। गारंटी देता हूँ मज़ा आएगा, इसलिए जाके जरूर जरूर देखना। तो चलिए आज का सेशन जो है धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, सबसे अधिक ताप वाला ग्रह, द प्लैनेट विद द हाईएस्ट टेम्परेचर। तो यहाँ पे ऑप्शन है बुध है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन को जरा गौर से समझ लेना। ओके, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो अगर यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में बात करें तो यह यहाँ पे मेरा बुध होगा, लेकिन एक्चुअल में ध्यान देना, अगर एक्चुअल की बात करें तो एक्चुअल में मेरा जो है शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह होता है। ध्यान देना, शुक्र। अगर यहाँ पे ऑप्शन में शुक्र होता तो बुध को हम गलत कर देते, लेकिन यहाँ पे शुक्र है नहीं है, इसलिए मेरा यहाँ के हिसाब से बुध सही होगा। अब एक चीज़ है, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि आखिर बुध तो सूरज के सबसे नज़दीक है, क्योंकि सूरज के अगर सबसे नज़दीक की बात करें तो वह मेरा बुध है, तो उसको गर्म होना चाहिए, लेकिन वह गर्म क्यों नहीं है? शुक्र के मुकाबले वह गर्म क्यों नहीं है? तो दरअसल समझना, सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण ही जो है बुध का वायुमंडल जो है वह नष्ट हो चुका है। तो खैर उसका तो बात अलग हो गया। अब जब बात करते हैं शुक्र की, ध्यान देना, अगर शुक्र की बात करें तो उसका जो वायुमंडल है, गौर कीजिएगा, उसका जो वायुमंडल है वह कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है। इसलिए होता क्या है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। ओके, इसलिए शुक्र को जो है सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कहा जाता है। चलिए इसके बाद कुछ ग्रहों से संबंधित क्वेश्चंस कर लेते हैं, चूंकि इंपॉर्टेंट बहुत है भाई। अगर इसके टॉपिक की बात करें, इस टॉपिक को कवर कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, अगर बात करें नीला ग्रह, तो नीला ग्रह किसको कहा जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए। अगर नीला ग्रह की बात करें, ध्यान देना, नीला ग्रह जो है वह पृथ्वी को कहा जाता है। नॉर्मली आप लोगों को पता होगा जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। ओके, इसके बाद अगर लाल ग्रह की बात करें तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है। ओके, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। फिर आपसे कहा जाएगा लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? ध्यान देना, लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो लेटा हुआ ग्रह मेरा अरुण है। ओके, अरुण और वरुण, इस दोनों में कंफ्यूज मत करना। अरुण मैं बोल रहा हूँ, क्या लेटा हुआ ग्रह अरुण है, नॉट वरुण। चलिए, इसके बाद आपसे कहा जाएगा सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ठंडा ग्रह भी मेरा अरुण ही होता है। इट मीन्स अरुण जो है वह लेटा हुआ ग्रह भी और ठंडा ग्रह भी है। क्लियर? अब चलिए, इसके बाद हो सकता है आपसे, अभी नॉर्मली एक क्वेश्चन और शुरू में ही मैंने समझाया कि भैया सूरज से सबसे नज़दीक या तो निकटतम ग्रह कौन सा है? तो नॉर्मली है बुध। आप लोग को मैंने समझाते समझाते ही एक तरह से कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो गया होगा। ओके, अब चलिए इसके बाद आपसे कहा जाएगा सुबह या शाम का तारा। ध्यान देना, सुबह या शाम या भोर या सांझ, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलता है। तो यह आखिर किसको बोलते हैं? तो यह जो है नॉर्मली शुक्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। अब इसके साथ ही आपसे कहा जाएगा पृथ्वी का जुर्मा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का अगर जुर्मा ग्रह की बात करें तो वह भी मेरा शुक्र ही है। उसके बाद अगर कहा जाएगा क्या कि एक तरह से कह सकते हो क्या कि पृथ्वी के समान, ध्यान देना, पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है? तो वह भी मेरा शुक्र होगा। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग क्लियर कर लेना। चलिए एक दो क्वेश्चन और आ रहा है, चलिए उसको भी आपको बता देते हैं, ताकि एक क्वेश्चन में आपको फील हो कि भैया 10-15 क्वेश्चन मैंने कर लिया, ऐसा फील होना चाहिए। तो आपसे कहा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो भैया बृहस्पति, इट मीन्स जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया? जुपिटर। अब जब बड़ा है तो भैया सबसे छोटा भी होना चाहिए कि नहीं? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह मेरा बुध हो गया। क्या हो गया? सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया। क्लियर? अब इसके बाद आपसे कहा जाएगा अगर मून की बात करें, ध्यान देना, मून, ठीक है, या उपग्रह जिसे बोलते हो, तो भैया नेचुरल मतलब प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो किसके पास प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? ध्यान देना, किसके पास नहीं है? तो बुध की बात करें तो बुध के पास नहीं, और शुक्र की बात करें तो शुक्र के पास, यह दोनों के पास उपग्रह नहीं है। ठीक है, अगर बात करें पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम आपसे पूछा जाए तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह की बात करें तो वह क्या है? चांद है। इट मीन चंदा मामा, आप लोग नॉर्मली जानते होंगे। ओके, अब कहा जाएगा सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? ये भी तो क्वेश्चन बनता है भाई। तो नॉर्मली पहले की बात करें, ध्यान देना, पहले की अगर बात करें तो पहले जुपिटर, इट मीन्स बृहस्पति था, बट अब जो है बृहस्पति को मात दे दिया किसने? शनि ने, इट मीन्स सैटर्न ने। तो सैटर्न की बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा उपग्रह सैटर्न के पास है। ओके, क्लियर? आई थिंक बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। तो चलिए इसके साथ ही अगला क्वेश्चन ये रहा, चीन और भारत के बीच की सीमा। तो चलिए चीन और भारत के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? द बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन है भैया डूरंड रेखा, रेड क्लिफ, मैकमोहन, इनमें से कोई नहीं। तो अगर चीन और भारत की बात करें तो इसमें इसके बीच में क्या है?
मैकमोहन रेखा है। क्या है? मैकमोहन रेखा है। ओके क्लियर। चलिए इसके बाद ये रहा पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह हैं। व्हाट इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट? तो भैया कितने हैं? 3 है, 2 है, 0 है, 1 है, क्या है आपको बताना है। तो सिंपली अगर पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो वह मेरा सिर्फ और सिर्फ एक है। मैंने अभी जस्ट आपको जवाब दिया, वो भी क्या है? चांद। इट मीन्स मून। तो एक काम करना, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। उसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी मैं क्लास जो है अपलोड करूँ आपको झट से नोटिस मिल जाए, आप देख पाओ। इसलिए जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। ओके चलिए इसके साथ ये रहा, बुल्स आई का संबंध किस खेल से है? बुल्स आई इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन यहाँ पे टेनिस है, निशानेबाजी है, गोल्फ है, क्रिकेट है। तो अगर बुल्स की बात करें, ध्यान दीजिएगा, बुल्स की बात करें तो वह जो है किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से संबंधित है। ओके चलिए इसके बाद ये रहा, तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी है? What is the number of spokes in the अशोक चक्र of the ट्राइकलर फ्लैग? ऑप्शन यहाँ पे है 12, 15, 24, 64। तो यह तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, आई थिंक आपको पता होना चाहिए। ओके तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। तो यहाँ तिल्लियों की संख्या कितना है? 24 है। ओके चलिए इसके बाद है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? हु इज नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? ऑप्शन यहाँ पे सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या तो बाल गंगाधर तिलक। आयरन मैन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर आयरन मैन की बात करें तो वह मेरा क्या है? सरदार पटेल। इट मीन सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे बोलते होगे वही मेरा है। ओके और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो वह मेरा एक्चुअली में जो मूर्ति है वह किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही मूर्ति है, गुजरात में बना है। ओके सबसे ऊंची मूर्ति अभी वही है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओके इसके बाद है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए प्रथम भारतीय थे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ऑप्शन है यहाँ पे दादा भाई नेहरू उसके बाद है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उसके बाद है गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। तो भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नेहरू। तो एक काम करना, लाइक करना यार, मतलब होता है ना क्लास जब करवाते हो तो लाइक करते मजा आ जाता है, इसलिए आप लोग लाइक जरूर से जरूर करना और शेयर करना, ध्यान देना लाइक के साथ शेयर इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए इसके बाद है, भारत ने हॉकी में आखिरी बार स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था? इन विच ओलंपिक डिड इंडिया विन द गोल्ड मेडल इन हॉकी फॉर द लास्ट टाइम? तो ऑप्शन है 2000 सिडनी में, या तो 1996 अटलांटा, इसके बाद है 1980 मॉस्को, उसके बाद है 1972 मुनिच। तो अगर यहाँ पे बात करें कि अंतिम बार कब जीता था तो भैया 1980 मॉस्को में। कहाँ? 1980 मॉस्को में जो है आखिरी बार गोल्ड मेडल जीता था, ध्यान देना गोल्ड मेडल जीता था। ओके स्वर्ण पदक, उसके बाद से अभी तक नहीं जीता है, सोच सकते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद यहाँ पे बात करें, निम्न युग्मों में भारतीय पुरस्कार और उनके क्षेत्र दिए हैं, गलत युग्म छांटे। तो भैया इसमें कौन सा गलत है उसको आपको निकालना है। ओके तो इंडियन अवार्ड्स एंड देयर रीजंस आर गिवन इन द फॉलोइंग पेयर, सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, खेल अर्जुन, उसके बाद है खेलों के कोच द्रोणाचार्य, उसके बाद है ज्ञानपीठ साहित्य, उसके बाद है जमुना लाल बजाज साहित्य। ओके तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा मतलब ऑप्शन डी, यह मेरा गलत है। जमुना लाल बजाज जो है वह साहित्य से संबंधित नहीं है। तो संबंधित क्या है? जब वो नहीं है तो और क्या है? भैया खेल की बात करें तो खेल मेरा अर्जुन पुरस्कार से संबंधित है, ठीक है, मतलब अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, उल्टा हो गया। द्रोणाचार्य की बात करें तो भैया द्रोणाचार्य क्या है? खेलों के कोच के लिए है। ओके फिर ज्ञानपीठ जो है साहित्य में दिया जाता है, क्लियर है। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ऑप्शन यहाँ पे ए ओ ह्यूम, दादा भाई नेरोजी, उसके बाद है व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिर महात्मा गांधी है। तो इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, व्योमेश चंद्र बनर्जी की बात करें तो वह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे, क्लियर। इसके बाद है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो पानी में प्रकाश वेग मीटर पर सेकंड है। तो भैया प्रकाश वेग जो है मीटर पर सेकंड कितना आपको यह बताना है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इन मीटर पर सेकंड इज, तो यहाँ पे ऑप्शन है 1.33 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8, 4 इंटू 10 टू द पावर 8। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 8, क्लियर।
चलिए इसके बाद है प्रोटॉन की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। तो भैया ऑप्शन है यहाँ पे न्यूटन, ओके, गोल्डस्टीन, चैडविक या तो प्रिस्टले, ओके। अगर प्रोटीन नहीं, प्रोटॉन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो है गोल्डस्टीन के द्वारा खोजा गया था। किन के द्वारा खोजा गया था, गोल्डस्टीन के द्वारा। अब चलिए जब मेरा यहाँ पे प्रोटॉन आया है तो चलिए जरा आप न्यूट्रॉन की बात करें, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है चैडविक, ध्यान देना, चैडविक, ओके। न्यूट्रॉन जो है मेरा चैडविक से है। अगर यहाँ प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन मेरा यहाँ पीजी, इट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट पीजी, ठीक है। अब यहाँ पे एनसी, ठीक है, एनसीसी, एनसी, इस तरह से आप याद कर सकते हो। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो भैया इलेक्ट्रॉन का मेरा जे थॉम्सन होता है। क्या होता है, जे थॉम्सन। तो ईजे, इट मीन्स डीजे, हो सकता है डीजे मूवी वगैरह आप देखे होगे, कोई ठिकाना नहीं है, ओके। या तो नॉर्मली डीजे साउंड होता है, ठीक है। तो डीजे तो ईजे, ओके। तो इस तरह से आप नॉर्मली याद कर सकते हो सकता है बाद में भूल जाओ तो आप इस तरह से याद कर लेना, ओके। चलिए इसके साथ ही ये रहा अगला प्रश्न, किसी बंद कमरे में पंखा चलाने से कमरे का तापमान। तो ध्यान देना यह पंखा चलाना हो गया। कभी कभी आपसे मतलब मोस्टली, ध्यान देना, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर रूम बंद करके अंदर में रेफ्रिजरेटर को, मतलब रेफ्रिजरेटर के अगर दरवाजे की बात करें, इट मीन्स फ्रिज के दरवाजे की, उसको खोल दिया जाए तो रूम का जो तापमान है वह क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, क्या होगा। तो यह जनरल जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए पंखा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तापमान जो है रूम का बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, रूम का बढ़ जाएगा, ओके। चलिए इसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता कम या अधिक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ध्यान देना एसी करंट की बात हो रही है, किसका, एसी करंट का। इसको अगर बात करें इसके वोल्टेज में ऊपर नीचे करना हो, ज़्यादा कम करना हो, तो इसमें किसका इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ट्रांसफार्मर, डायनेमो, प्रेरक, कुंडली या तो इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें एसी, ध्यान देना एसी में, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। किसका, ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। तो आप लोग एक काम करना, अगर इसका पीडीएफ चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ध्यान देना टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल है तभी वह लिंक काम करेगा, ओके। वहाँ ज्वाइन कर लेना। वहाँ अभी तक आप अभी 54 क्लास में हो सकता है नए आए होंगे, आपको 54 क्लास तक का A to Z पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। जाके सबको डाउनलोड कर लो, प्रैक्टिस करो यार, आग लगा दो जाकर के। इसलिए जल्दी जल्दी जाके आप लोग वहाँ पे फॉलो कर लो या ज्वाइन कर लो, ओके, क्लियर। चलिए इसके बाद है ये ट्यूबलाइट के कार्य करने का सिद्धांत है। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्यूबलाइट। तो क्या सिद्धांत है भैया, तो यहाँ पे है गैसों का विद्युत विसर्जन, विद्युत का उष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, उसके बाद है स्वप्रेरण, इट मीन सेल्फ इंडक्शन। तो भैया यहाँ पे आपका सही आंसर जो है वह हो जाएगा गैसों का विद्युत विसर्जन, इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ गैसेस, ओके। इसके बाद है दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण हेतु लेते हैं, मतलब क्या, कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ओके, लॉन्ग साइटनेस। ध्यान देना लॉन्ग साइटनेस के लिए कौन सा लेंस का हम लोग उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या साधारण लेंस, ओके। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह मेरा उत्तल लेंस हो जाएगा। अब बहुत कन्फ्यूज़न है भाई, बहुत बंदे अभी कन्फ्यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आज कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। मैंने मतलब कह सकते हो प्रीवियस क्लास में मैंने कन्फ्यूजन क्लियर 2-3 बार कर दिया, आई थिंक 2-3 बार हो गया होगा मे बी, क्योंकि अब जो है अब फिर से एक बार क्लियर कर लेते, हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे, ओके। तो अगर लॉन्ग साइटनेस की बात करें या दीर्घ दृष्टि दोष, ओके, तो जब यहाँ पे दीर्घ मतलब लॉन्ग साइटनेस हो या फार साइटनेस हो, जो बोल लो, ओके, नॉर्मली फार साइटनेस होता है। तो जब दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग को नज़दीक का नहीं दिखाई देता, मतलब नज़दीक का धुंधला दिखता है। क्या चीज़, जब दूर दृष्टि दोष हो तो नज़दीक का धुंधला दिखता है, जिसके लिए हम कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस का, इट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस का, क्लियर है। अब आपसे कहा जाए कि भैया कि अब जो है नज़दीक दृष्टि दोष या तो निकट दृष्टि दोष या नियर साइटनेस बोलेंगे, ओके। तो नियर साइटनेस में क्या होगा, वाजिब बात है दूर का नहीं दिखेगा, ओके। दूर का नहीं दिखेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नियर साइटनेस। और नियर साइटनेस किसको बोलेंगे, दूर का नहीं दिखेगा, बस वही बात है, दूर का नहीं दिख रहा है, ओके। दूर का नहीं दिख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, नियर साइटनेस। ध्यान देना, दूर का नहीं दिख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, नियर साइटनेस या निकट दृष्टि दोष, ओके। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा निकट दृष्टि दोष क्या है, तो भैया दूर का नहीं दिखेगा। तो यही थोड़ा सा कंफ्यूजन को क्लियर कर लेना, ओके। अब यहाँ पे है क्या कि इसके लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल होगा, जिस तरह से वहाँ पे उत्तल तो यहाँ पे अवतल, जस्ट यही दो लेंस का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है।
अवतल इट मीन्स कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है। क्लियर? आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। हाँ चलिए, एक डाउट हो सकता है आपको हो, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया। ओके, मायोपिया में क्या होता है, ध्यान देना, मायोपिया में क्या होता है, दूर का नहीं दिखता है। सिंपल है, मायोपिया में दूर का नहीं दिखता है, मतलब धुंधला दिखता है, तो उसको तो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष, नियर साइटनेस, दूर का नहीं दिखता है, या तो कह सकते हो क्या कि हाँ मायोपिया। चलिए, यह चार बातें जो एक है। क्लियर है? चलिए, सेम यही बात जो है अब जरा दोहराते हैं किसके साथ, हाइपरमेट्रोपिया। ओके, मायोपिया हो गया, अब हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि भैया निकट का नहीं दिखेगा तो उसको क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष। निकट का नहीं दिखेगा उसको क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष। इट मीन्स फार साइटनेस। क्लियर? तो यह मेरा क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। चलिए फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। ओके, चलिए सुनिएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दूर का नहीं दिख रहा है। सिंपल है, समझना, दूर का नहीं, दूरी मतलब दिख रहा है या तो धुंधला दिख रहा है। दूर का नहीं दिख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पहला चीज पहला समझिएगा, यहाँ निकट दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष, मतलब दूर का नहीं दिख रहा है। अब इसके लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे लेंस, तो भैया यहाँ पे कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब इसके बाद है, जब यहाँ पे बात हो कि नज़दीक का नहीं दिख रहा है, ध्यान देना, नज़दीक का नहीं दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष। नज़दीक का नहीं दिख रहा है तो क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष। ओके, तो इसके लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो सिंपल है, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? लेंस में आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। ओके, तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, मैंने दोनों बोला, ध्यान देना, इंग्लिश भी बोला है, हिंदी बोला है, तो आप लोग करना क्या, हिंदी वाले बच्चे हिंदी को कैच करना, ठीक, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश को कैच करना। अब ऐसा नहीं कि चारों मिला देना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा आपको ठीक लगे। ओके, अगर दोनों जानते हो इंग्लिश हिंदी तो आप लोग मैनेज कर लो। ठीक है, तो चलिए, एक बार की धड़कन में हृदय रक्त धकेलता है, हाउ डज द हार्ट पुश ब्लड इन वन बीट। ऑप्शन है यहाँ 70 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर, 60 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर। अगर हार्ट की बात करें तो वह जो है एक बार में 70 मिलीलीटर जो है क्या करता है, ब्लड को धकेलता है या पुश करता है। ओके, क्लियर? चलिए इसके बाद है, निमोनिया निम्न में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। निमोनिया अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स। ऑप्शन है फेफड़े, हृदय, किडनी, लीवर। तो निमोनिया की बात करें तो वह जो है फेफड़ा को, किसको, फेफड़ा को प्रभावित करता है, इट मीन्स लंग्स को। ओके, तो आप लोग एक काम करना, अभी जीके का क्लास आपको मिला है, ध्यान देना, जीके क्लास मिला है। अभी टाइम क्या हो रहा होगा, 8, इट मीन्स 8 बजे सुबह है। ठीक है, आप लोग डेली 8 बजे सुबह ज्वाइन कर लेना क्लास देखने के लिए। और रात के शायद अगर बोलोगे 7 बजे तो 7 बजे दूंगा क्लास, अगर बोलोगे 8 बजे तो हो सकता है 8 बजे, चूँकि मैंने पहले जो है 7 बजे क्लास दिया करता था। अगर कमेंट करोगे तो ठीक है, अगर कमेंट कर दोगे अपने हिसाब तो ठीक है, नहीं तो आपको जो है नाइट की बात करें तो नाइट में पक्का मैं 7 बजे क्लास डाल दूंगा। ओके, अगर कमेंट करोगे 8 ओ क्लॉक तो 8 में डालूंगा, नहीं तो मैं सीधा 7 बजे क्लास को रात में डाल दूंगा। किसका, मैथ का क्लास। ओके, तो मैथ नॉर्मली है, प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, आई थिंक 20-25 प्रैक्टिस सेट है मैथ का, सोच लो, उसको भी जाकर देखोगे यार, मतलब ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अगर उसी के साथ यहाँ पे चैप्टर वाइज क्लासेस चल रहा है। ओके, तो आप लोग 7 बजे आ जाना, नहीं तो कमेंट करना अपना टाइम रात का। ओके, मैं आपको क्लास उस वक्त दे दूंगा। ओके, और अभी चैप्टर वाइज चल रहा है, नंबर सिस्टम का रहेगा क्वेश्चन, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ओके, और सब्सक्राइब कर लेना, अगर देखना चाहते हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन नहीं दबाए तब तो बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, किसी तत्व के सभी समस्थानिकों में समान होती है, आर ऑल आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट द सेम। क्या होता है भैया, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या, उसके बाद कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आइसोटॉप्स की बात करें, क्या आइसोटॉप्स, यहाँ पे आइसोटॉप्स मेरा क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान संख्या जो है वह मेरा क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। ओके, चलिए इसके बाद यहाँ पे बात करें, यदि एक ही लंबाई तथा समान व्यास के नाइक्रोम, चांदी, कांसा तथा मैग्नीज के तार लिए जाए तो सबसे कम प्रतिरोध होगा। ध्यान देना, सॉरी, क्वेश्चन को जो है घुमा करके पूछा जा रहा है। नॉर्मली पहले पूछा जाता था कि किस धातु का सबसे कम प्रतिरोध होता है, ध्यान देना, किस धातु का सबसे कम प्रतिरोध होता है, मतलब लॉ रेजिस्टेंस की बात करें किसका होता है।
उस क्वेश्चन को इतना लंबा घुमा फिरा के दे दिया, हो सकता है स्टूडेंट इसे छोड़ दे। ओके, तो सिंपली इसका जो है अगर ऑप्शन की बात करें तो नाइक्रोम, मैग्नीज या तो चांदी या तो इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कम प्रतिरोध की बात करें तो वह जो है चांदी का होता है। किसका होता है? चांदी का होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा चांदी। ओके, तो चलिए आज की क्लास बस इतना ही। आप लोग एक काम करना, सब्सक्राइब तो कर ही लेना भाई, उसके बाद बेल आइकन दबा देना। सपोर्ट चाहिए, अगर सपोर्ट करोगे तो क्लास और भी आगे जाएगा, गारंटी देता हूँ। आप सपोर्ट करो, मैं क्लास को और ऊपर लेके जाऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय। आप लोग और भी क्लासेस जाके देख लेना। थैंक यू।